नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मामला है और एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जांच शुरू हो चुकी है। रविवार को विधानसभा पहुंची थी एक्सपर्ट कमेटी की टीम, तो एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से बैकडोर से जो भर्तियां हुई हैं विधानसभा में उसकी जांच शुरू हो चुकी है। तो देहरादून से यह बड़ी खबर है, विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का यह पूरा मामला है और एक्सपर्ट कमेटी की जांच शुरू हो चुकी है। रविवार को विधानसभा पहुंची थी टीम और टीम की तरफ से बारीकी से पूरी जांच की जा रही है। जिस तरह से लगातार कई नाम भी सामने आए थे विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर, अपने करीबियों की नियुक्तियों को लेकर, उसके बाद से जांच की लगातार मांग भी उठ रही थी। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जांच शुरू हो चुकी है। कल विधानसभा भी पहुंची थी एक्सपर्ट कमेटी की टीम। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जांच शुरू हो चुकी है। रविवार को टीम ये विधानसभा भी पहुंची थी। जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ बातें अब तक सामने आई? देखिए, टीम जांच को लेकर अभी तो बात नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि टीम ने काम संभाल लिया है। डीके कोठिया जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो इस टीम के अध्यक्ष हैं और अवनेंद्र नयाल जो खुद भी रिटायर्ड आईएएस हैं और इसके साथ टीम के जो अन्य सदस्य सुरेंद्र रावत हैं ये भी रिटायर्ड आईएएस हैं और तीनों प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और इसीलिए टीम में शामिल हुए हैं। रविवार को ये लोग विधानसभा पहुंचे थे, इन्होंने तमाम चीजों को देखा वहां पर और आज ये टीम फिर से विधानसभा पहुंची है और लगातार इस पूरे मामले में अब छानबीन भी शुरू करेगी, पूरी फाइंडिंग्स को देखेगी, संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनसे बातचीत भी करेगी, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को हम पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस को देखेगी कि क्या भर्ती के लिए जो प्रोसेस था वो सही था या नहीं था। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है। ये उस प्रोसेस को देखेंगे कि क्या कोई प्रोसेस फॉलो हुआ था, क्या कार्मिक के द्वारा जिस तरीके से स्वीकृति दी जाती है, वित्त की स्वीकृति दी जाती है, किसी पोस्ट को स्वीकृत करने के लिए सरकार अपनी रजामंदी देती है, इन तमाम चीजों को लेकर ये देखेगी टीम कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं और उसी के मद्देनजर वो लगातार विधानसभा में इस पर पूछताछ भी करेगी और जो कागज हैं, जो इसकी पूरी फाइल होगी उसका अवलोकन भी करेगी और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो संबंधित अधिकारियों को बुलाकर फिर उनसे पूछताछ भी करेगी, चाहे विधानसभा के सचिव हों या अन्य अधिकारी हों, उन सबको भी बुलाकर उसके बाद इस पर पूछताछ होगी। लेकिन टीम ने काम शुरू कर दिया है। संडे का दिन छुट्टी का होता है विधानसभा में, हालांकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद टीम पहुंची थी और इससे पता चलता है कि 1 महीने के भीतर जो टीम को अपनी रिपोर्ट देनी है उसका एक दबाव भी उनके ऊपर होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ताकि किसी भी तरह से किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये टीम संडे को भी पहुंची थी। आज भी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि टीम ने कहा है कि वो मीडिया से कोई बात नहीं करेगी, अपनी फाइंडिंग्स देखेगी और जरूरत पड़ने पे बात करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को सौंपेगी। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहले चरण में 2012 से लेकर 2022 के बीच में जो भर्तियां हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको लेकर एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जांच की जा रही है। कल भी जो टीम थी वो विधानसभा पहुंची थी, आज भी ये टीम विधानसभा पहुंची है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी हर एक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर मिलेगी। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, भू कानून के लिए गठित कमेटी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट और समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में यह रिपोर्ट सौंपी गई है। अगली कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से इस वक्त की, भू कानून के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसकी तरफ से रिपोर्ट सौंप दी गई है और समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में यह रिपोर्ट सौंपी गई है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा भी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह रिपोर्ट सौंपी गई और इसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी भी दी है। सीएम ने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भू कानून कमेटी के सदस्यों ने भेंट करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भू कानून से संबंधित हम सभी पक्षों की राय लेते हुए प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे।
और सुरेंद्र डसीरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, भू कानून की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के वासियों की तरफ से लगातार इसको लेकर काफी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। अब रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। इसको लेकर माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में चुनाव से पहले भू कानून की मांग बहुत तेजी से बहुत तेजी से लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड में भू कानून हो, हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और उसके लिए एक टीम बनाई गई थी। इस कमेटी में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार थे, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय थे और कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ अन्य लोग थे। और इस कमेटी ने तमाम बैठकें करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो आज मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस पूरे रिपोर्ट में किस तरह के प्रावधान है इस पर तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब सरकार इसका अवलोकन करेगी। हो सकता है अगली कैबिनेट में, हालांकि 9 तारीख को एक कैबिनेट है, हो सकता है उसमें इसे पेश किया जाए या अगली कैबिनेट में यह आए जिसमें चर्चा होगी। इनके सुझाव जो दिए गए हैं उन पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद कोशिश करेगी कि एक सशक्त भू कानून को लागू किया जाए। फिर से विधानसभा में भी लाया जाएगा, बाकायदा वहां से पास करा के फिर गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ये कानून में तब्दील होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह डिमांड क्यों उठी, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि राज्य के बाहर के जो बड़े कारोबारी हैं या फिर बड़े उद्योगपति हैं वो पहाड़ों में जमीनें खरीद रहे हैं और जिनकी जमीनें हैं वो उन्हीं जमीनों में बाद में चपरासी की तरह या चौकीदार की तरह काम करते हैं। तो इस तरह ऐसा ना हो कि पहाड़ के लोगों की जमीनों से वही बेदखल हो जाएं, उसे लेकर एक सशक्त कानून हो। पहाड़ की जमीन अगर बिके तो साझेदार के तौर पे बिके, साझेदार के तौर पे करार हो। इस तरह की चीजें लोगों ने सुझाव दिए हैं, क्योंकि हिमाचल का जो कानून है वो इतना सशक्त है कि हिमाचल के पहाड़ की जमीनों में बाहर के लोगों का कब्जा नहीं हो सकता है। वो साझेदार के तौर पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां के लोगों को बेदखल करके जमीन के मालिक बन जाएं। और इसीलिए ये तमाम कवायद शुरू हुई। और अगर सशक्त भू कानून बनता है तो पहाड़ में इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, पलायन भी रुकेगा और बड़ी बात यह है कि पहाड़ में जो निवेश आएगा उसमें पहाड़ के लोगों को हिस्सा मिलेगा। इसीलिए ये पूरी मांग उठी थी और आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। बिल्कुल सुरेंद्र, भू कानून बहुत अहम भी है उत्तराखंड के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए थे, चाहे यूसीसी की बात करें या फिर भू कानून की बात करें, जिसकी पिछले काफी लंबे समय से मांग हो रही थी उत्तराखंड वासियों की तरफ से। लैंड जिहाद के भी कई मामले सामने आए थे उत्तराखंड से। तो भू कानून उत्तराखंड के लिहाज से कितना अहम होने वाला है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है और कारण भी बताए कि आखिरकार उत्तराखंड में पहाड़ में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पहाड़ में जो राज्य के बाहर के लोग हैं वो जमीनें खरीदते हैं, जिनकी जमीनें हैं वो जमीनें बेच देते हैं और भविष्य में उनके पास फिर उन भवनों में या उन होटल्स में चौकीदारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इस कानून के जरिए ये भी लोगों ने सुझाव दिए थे कि जो भी जमीन या जो भी उद्योग पहाड़ पे आएंगे वो बेचकर ना बल्कि साझेदार के तौर पे होने चाहिए, ताकि लोगों के पास अपनी जमीनें बचें। और एक ये भी तय होना चाहिए कि कितनी जमीन पहाड़ पर लोग खरीद सकते हैं। ऐसा ना हो कि हर कोई आदमी पहाड़ पर आकर बड़े पैमाने पर भूभाग खरीद ले। तो ये सारी चीजों के सुझाव इसमें होंगे। इसमें यह भी होगा कि सीमांत प्रदेश है, चीन और नेपाल से घिरा हुआ प्रदेश है, किस तरह के बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। लैंड जिहाद का भी इसमें जिक्र होगा। इन तमाम चीजों को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, रिपोर्ट सौंपी है और इसको लेकर जल्द ही अगली कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी होगी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया में चल रही सूची को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नाराज दिखाई दिए। नाराजगी का कारण सोशल मीडिया पर चल रही सूची में उनका नाम भी शामिल होना है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। चैनल कुछ लोग जबरदस्त ऐसी फर्जी सूची भेज करके, बल्कि मेरे को कल किसी ने बताया कि कहा गया निशंक जी का भी कोई रिश्तेदार है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको क्या हक है जबरदस्ती किसी के नाम को घसीटने का? और इसलिए मैं कहता हूं जो दोषी उसको दंड मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कहते रहे और हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, वन दरोगा भर्ती परीक्षा के मामले में केस दर्ज। सीएम धामी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। सीएम ने जांच के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे और डीजीपी ने एसटीएफ को जांच सौंपी थी। धांधली की पुष्टि होने पर केस दर्ज किया गया है।
तो उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती परीक्षा के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी थी और जांच में धांधली की पुष्टि हुई है, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर है। एनएचएआई के अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। फ्लाईओवर का एक्सटेंशन ज्वाइंट टूट रहा है। 2 साल पहले ही फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था और NH 58 पर आवाजाही बंद हो गई है। सर्विस लेन से ट्रैफिक निकाला जा रहा है। एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत में करीब 10 दिन का वक्त भी लग जाएगा। तो हरिद्वार में एनएचएआई के कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हाईवे 58 पर 2 साल पहले बनकर तैयार हुए चंडीघाट फ्लाईओवर का एक्सपेंशन ज्वाइंट टूट गया है, जिसके बाद एक्सपेंशन की मरम्मत के लिए हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। फिलहाल ट्रैफिक सर्विस लेन से निकाला जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में जाम के हालात भी बने हुए हैं। वहीं एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत में 10 दिन का समय लगेगा। हालांकि 2 सालों के भीतर ही पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्य गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो मौसम को लेकर बड़ी अपडेट उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो उत्तराखंड से मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। अगले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया इसको लेकर। और टिहरी से बड़ी खबर है। सुवाखोली मार्ग पर गिरा पत्थर गिरने से सुवाखोली के पास रास्ता बंद हो गया है। तो टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे, सुवाखोली मार्ग पर पत्थर आ जाने से मार्ग बंद हो गया है। तो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, आवाजाही पूरी तरह से ठप है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टिहरी की सुवाखोली मार्ग की, जहां पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आकर सड़क मार्ग पर गिर गया है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही। तो पत्थर गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, टिहरी में सुवाखोली के पास में एक बड़ा पत्थर जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है मार्ग पर गिर गया, रास्ता पूरी तरह से बंद है। कब तक रास्ता खोल लिया जाएगा? जी, जिस तरह से मसूरी और धनोल्टी के बीच में बारिश हो रही थी, उससे यहाँ पर भारी मात्रा में पहाड़ी से एक चट्टान जो है वो टूटकर सड़क पर आ गई, जो यहाँ पर जिससे कि 15 से 50 के बीच में जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर फंसी हुई हैं। हजारों वहाँ पर जो सवारियां हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल एकमात्र सड़क देहरादून जाने के लिए चंबा मसूरी होते हुए था और आज ये बंद हो गया है, जिस कारण यहाँ पर जो यात्री हैं वो फंस गए हैं। पहले क्या होता था कि ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग से लोगों का आवागमन होता था, लेकिन ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के बीच में भी सड़क बार बार बंद हो रही थी, तो लोगों ने अधिकतर सुवाखोली मसूरी होते हुए देहरादून आवागमन कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जब ये बंद हो गई है तो यहाँ पर 15 से 50 के बीच में जो वाहन है वो फंसे हैं और हजारों की संख्या में जो सवारियां हैं वो फंसे पड़े हैं। लेकिन अभी तक सुबह 6 बजे से ये बोल्डर सड़क पे आया हुआ है, लेकिन अभी तक ये खुल नहीं पाया है। तो फिर हमारा ये और जनता का ये कहना है कि सुबह से जो यात्री फंसे हुए हैं और लोक निर्माण विभाग छतुड़ है, ये खोलने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। तो कहीं न कहीं लोक निर्माण विभाग छतुड़ के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल गई है कि सुबह से सड़क बंद है, लेकिन इसे खोलने ठीक है, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही। सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ था और अभी तक फिलहाल मार्गों को खोलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, रामनगर से बड़ी खबर है। नदी में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पूछड़ी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति की नदी में गिरकर मौत हो गई है, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। तो रामनगर से बड़ी खबर है। नदी में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की मौत के बाद परिजनों में
कोहराम मच गया है। आज पुजड़ी में खुर्शीद नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और उसके शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। और जानकारी की गई है मृतक नशे करने का आदी था और जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया अभी कोई ऐसी सूचना रिपोर्टिंग नहीं हुई है, फिर भी पुलिस हर पहलू पर जांच कर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। उपस्थित प्यारे व्यक्ति, हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजों से लोहा लेते समय इस क्षेत्र कुमाड़ के शहीद हुए स्वर्गीय श्री कीमानंद जी एवं उनके सगे भाई स्वर्गीय गंगाराम, शहीद स्वर्गीय बहादुर सिंह एवं स्वर्गीय श्री चूड़ामणि, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, मां की ममता की परवाह नहीं करी, बहन की राखी की परवाह नहीं करी, अपनी जवानी दे दी, अपनी जिंदगानी दे दी, हंसते हंसते भारत माता के लिए शहीद हो गए। मैं उन सबको नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। साथ ही जब भी मैं शहीद क्षेत्र में आता हूं, चाहे महेश सिन्हा जी का उपचुनाव हो या उसके बाद के कार्यक्रम हो, जिन कार्यक्रमों में मैं आता हूं तो मुझे हमेशा याद आता है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस सल्ट क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सल्ट क्षेत्र में एक समरस भाव लाने के लिए, सभी में यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। बढ़ते आगे हरिद्वार से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव से बड़ी खबर है। आज बीजेपी में शामिल होंगे कई कांग्रेसी नेता, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सदस्यता दिलाएंगे। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में आज कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सभी कांग्रेसी नेताओं को आज पार्टी की सदस्यता भी दिलाएंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कमेटी के सदस्यों ने दावेदारों के लिए आवेदन भी किया है। कार्यकर्ताओं से भी दावेदारों का फीडबैक लिया जा रहा है। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में राजपुर विधायक खजान दास, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को रखा गया है। कमेटी के सदस्यों ने बीजेपी कार्यालय पर चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन के लिए और कार्यकर्ताओं से सभी दावेदारों का फीडबैक भी लिया है। आज 5 सितंबर है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से आए 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, जो देश के अलग अलग प्रदेशों से आए थे। राष्ट्रपति ने इन शिक्षकों को अपने बेहतर क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पुरस्कार दिए हैं। पुरस्कार पाने वालों में उत्तराखंड के 2 शिक्षक कौस्तुभ चंद्र जोशी और प्रदीप नेगी का नाम भी शामिल था, जबकि यूपी से एक शिक्षक खुर्शीद अहमद को भी चुना गया था। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों का इसमें चयन हुआ था, वहीं उत्तर प्रदेश से एक शिक्षक का चयन हुआ था, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो आज शिक्षक दिवस का दिन है, गुरुओं के सम्मान का दिन है और अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी आज किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के लगभग 46 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। तो आज पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। विज्ञान भवन में आज ये कार्यक्रम रखा गया था।
देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी बधाई दी गई है। साथ ही साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए भी लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शत शत नमन। शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए आपके अविस्मरणीय योगदान के प्रति समर्पित शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देहरादून से बड़ी खबर है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान। राजभवन में शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शैलेश मटियानी शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है और राज्यपाल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देहरादून से यह बड़ी खबर है। शिक्षक दिवस का आज दिन है और शिक्षकों के सम्मान का दिन है। राजभवन में शिक्षकों को आज सम्मानित भी किया गया है। शिक्षकों को शैलेश मटियानी शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनकी तरफ से सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ऋषिकेश से बड़ी खबर है। बहुमंजिला इमारत में मजदूर ने फांसी लगाई है। मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ऋषिकेश से बड़ी खबर, बहुमंजिला इमारत में मजदूर ने फांसी लगाई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहां पर मौजूद अन्य मजदूरों से पूछताछ भी की जा रही है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह बहुमंजिला इमारत थी। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर श्रीनगर में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस ने गोष्ठी का आयोजन किया। ऑपरेशन मुक्ति के तहत आयोजित गोष्ठी में एसपी शेखर सुयाल भी मौजूद रहे, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और लोगों को जागरूक भी किया गया। नोडल बनाया गया है, क्योंकि मैं इस अभियान से पहले देहरादून हरिद्वार में जुड़ चुका हूं। तो आज हमारे जो नोडल हैं विभव सैनी, इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट करवाया था। सी और ऋषिकेश साहब ने अच्छी गैदरिंग करवाई, मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा पाए। और पूरे अभियान का मेन मकसद ये था कि हम बच्चों में केवल ऑपरेशन मुक्ति का जो मोटो है कि भिक्षा नहीं शिक्षा दे, इसको समझा पाए। और उसके साथ जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है, जो पब्लिक सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली ऐप है, जिसमें आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल यूज करता है, और आज 99% लोग मोबाइल से भी हैं, तो वो बहुत आराम से बिना किसी पुलिस परिसर में गए अपनी बात पुलिस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। नैनीताल के भीमताल में मां नंदा सुनंदा का भव्य डोला निकाला गया। डोला वनश्री आश्रम मल्लीताल से नगर के केंचली देवी मंदिर भगवान भीमेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। तल्लीताल बाजार होते हुए मल्लीताल के मेन बाजार पहुंचा और शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। हर तरफ जयकारी की गूंज भी सुनाई दी। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक एवं भीमताल के व्यापारी वर्गों ने भी इसमें बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नैनीताल में आज नंदा सुनंदा माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना।